बच्चों हम लोगों ने पिछली क्लास में कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया था और सेल कांस्टेंट पढ़ लिया था और सेल कांस्टेंट कैसे निकालना, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया था। हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, जो कि था R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, वेयर R वॉज रेजिस्टेंस, रो वॉज रेजिस्टिविटी। ठीक है, और जो रजिस्टिविटी होगी वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी, उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो आपने कितना लेंथ का कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है, कितनी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस हो गया वो एक तरह से आपका एक्सटेंसिव फंक्शन हो गया, और जो रो हो गया रेजिस्टिविटी, दैट इज योर इंटेंसिव इन नेचर। ठीक है, फिर हमने रेजिस्टेंस को उल्टा कर दिया, आर को इधर ले आया, तो रेजिस्टेंस का उल्टा कहलाता है कंडक्टेंस, और 1/रो कहलाता है कंडक्टिविटी। इसका एक और नाम भी दिया गया था, कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, और या फिर आप इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो, है ना। और 1/रो को एक दूसरा नाम दिया गया, दैट इज कप्पा। इसको हम कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। और 1/r को नाम दिया गया कंडक्टेंस। क्या नाम दिया गया? कंडक्टेंस। और फॉर्मूला बन गया K इज इक्वल टू G इंटू एल बाई ए। एल बाई ए इज सेल कॉन्स्टेंट। L क्या है? प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, और A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सॉल्यूशन में डिप्ड है ना। और यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस होता है 1/r, इसलिए यूनिट होगी इसकी ओम इनवर्स, या फिर साइमंस भी बोल देते हो, या फिर मो भी बोल सकते हो। ठीक है, कंडक्टेंस बेसिकली होता क्या है? कंडक्टेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? या तो इलेक्ट्रॉन करेगा या आयंस करेंगे। तो कंडक्टेंस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? आयंस करेंगे। तो जो कंडक्टेंस है वो बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आयंस पे, है ना। जितना आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको आप समझ सकते हो कि वो उतना ज़्यादा होगा। तो जो कंडक्टेंस है दैट इज़ योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। अगर आपने सोल्यूशन ज़्यादा लिया तो उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, सोल्यूशन कम लिया तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो कंडक्टेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो कंडक्टिविटी है ना, जो कंडक्टिविटी K है, दैट इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है अभी हम देखेंगे। ये अभी जान लेते हैं कि कंडक्टिविटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और मेनली ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? आयंस में डिपेंड करेगी, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस चीज़ पे डिपेंड करेगी। सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन क्या है उस पर भी डिपेंड करेगी। क्यों? सॉल्वेंट, ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो जो स्पीड होगी वो आयंस की थोड़ी कम हो जाएगी। आयंस कैटायन और एनायन के बीच में इंट्रैक्शन अच्छा खासा हो गया तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो इंट्रैक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहला तो ये हो गया कंडक्टेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट ये है कि कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया तो कंडक्टेंस चेंज हो जाएगा। इवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बदल दिया, है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। दूसरा चीज़ सेल कांस्टेंट, जैसा कि आपको दिख रहा है कि चलो के आपका अगर चेंज नहीं भी हुआ तो अगर आपने सेल कांस्टेंट को चेंज करने की कोशिश की तो भी आपका जो कंडक्टेंस है वो बदल जाएगा। सेल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन को करने के लिए आप ये सोच सकते हो कि जो कंडक्टेंस है, आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, अभी आप चीज़ों को कोरिलेट कर लोगे जब आप कंडक्टिविटी के बारे में जान जाओगे। लेकिन आप कंडक्टिविटी को समझने से पहले ही हम कंडक्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो
डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, है ना। और दूसरा चीज किस पे डिपेंड करता है, इंटरेक्शन पे। किसके किसके बीच इंटरेक्शन पॉसिबल है, बताया है। किसके किसके बीच, सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच, है ना। सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच भी, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में अगर इंटरेक्शन बढ़ा तो क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो आयंस का जो मूवमेंट होगा वो रिलेटिवली स्लो हो जाएगा। और किसके किसके बीच हो सकता है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये इंटरेक्शन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। अगर आपने सॉल्वेंट ही चेंज कर दिया तो कंडक्टेंस बदल जाएगा, इवन आपने सल्यूट चेंज कर दिया तो भी बदल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तो भी ये इंटरेक्शन बदल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन बदल दिया तो दो चीज़ बदलेंगी, नंबर ऑफ आयंस भी बदल सकते हैं और इंटरेक्शन भी बदल सकता है। तो जो कंडक्टेंस है इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन हम नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, लेकिन फॉर सेम सॉल्यूशन, फॉर सेम सॉल्यूशन क्या मतलब, जैसे कि हमने बोला कि 100 ml 0.1 मोलर NaCl है, और यहाँ पे क्या ले लिया, दूसरा ले लिया 100 ml 0.2 मोलर NaCl है। देखो हमने इलेक्ट्रोलाइट तो सेम लिया, स्टिल हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे आयंस, तो आपको समझ में आ रहा है कि ये पहले वाले सिचुएशन में आयंस और दूसरे वाले सिचुएशन में दूसरे में जस्ट डबल हो गया। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कंडक्टेंस इसका x था, तो यहाँ पे इसका कंडक्टेंस x होगा नहीं 2x होगा, ये भी नहीं बोल सकते। हाँ ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो उसका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्टली 2 होगा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जब ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ केटायन एनायन है ज़्यादा है ना, ज़्यादा है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी। मतलब उनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण है, उनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होगा, तो उससे उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है ना। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन भी चेंज होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनके कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ नहीं बोल सकते, इस सिचुएशन में नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कंडक्टेंस जस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे कोई कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दे, मतलब और सेम ही इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ये ले लिया 0.1 मोलर NaCl और दूसरा केस ले लिया, यहाँ पे ml लिख देते हैं, दूसरा केस ले लिया 200 ml 0.1 मोलर NaCl। देखिए यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन सेम ले रखा है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आयंस हैं, यहाँ पे जो आयंस हैं वो जस्ट डबल हो गया है, दिख रहा है, जो आयंस हैं वो यहाँ पे जस्ट डबल हो गए हैं, और कॉन्सेंट्रेशन जिस सेम था, तो मतलब जो इंट्रैक्शन होगा वो सेम होगा। तो मतलब यहाँ पे जो कंडक्टेंस चेंज हुआ वो किसकी वजह से चेंज हुआ है, आयंस की वजह से। आपको दिख रहा होगा कि 100 ml में जो आयंस होंगे और 200 ml में जो आयंस होंगे उनका जो रेशियो होगा 1:2 का होगा। तो इसका मतलब जो उनका कंडक्टेंस का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, 1:2। लेकिन यहाँ नहीं बोल सकते, क्या सॉल्यूशन सेम हो तो हम अमाउंट के बारे में, अमाउंट से कंडक्टेंस को कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कंडक्टेंस मान लीजिए x था, तो इस कंडीशन में जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, 2x होगा। ठीक है। एक और चीज कंडक्टिविटी के बारे में हम एक चीज कमेंट कर देते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, चलिए अच्छा कंडक्टिविटी के बारे में लिख ही लेते हैं। ये क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कंडक्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अमाउंट बदल दो, जैसे कि यही जो डायग्राम बना है इसी से हम समझा सकते हैं कि जैसे ये पूरा फुल है ना, अब इसको आधा ही भरो।
आधा ही भरो और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज मत करो, सब्सटेंस चेंज मत करो, तो जो इसकी कंडक्टिविटी होगी वो चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और वो किस चीज पे डिपेंड करती है, तो पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो जो कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी इज independent of length and area of cell। मतलब अल्टीमेटली वो किस चीज के इंडिपेंडेंट है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट आप चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोलाइट की, उसकी कॉन्सेंट्रेशन की। तो हम लिख सकते हैं द कंडक्टिविटी depends upon the concentration as well as the substance used in solution। ठीक है, टेम्परेचर तो हर पैरामीटर के टेम्परेचर चेंज करने पे हर पैरामीटर चेंज होगा, कंडक्टिविटी चेंज होगी, कंडक्टेंस चेंज होगा, हर चीज़ चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, सब कुछ। तो टेम्परेचर तो अगर आपने चेंज किया तो सब कुछ चेंज होगा, तो टेम्परेचर पे तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी ही करेंगी। ठीक है, और तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाली बात है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखा तो जो कंडक्टिविटी होगी वो चेंज नहीं होगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, मतलब आपने इसको अलग कर दिया, इसको चेंज कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो अगली बात है, एज कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, है ना, तो जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो बेसिकली कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। क्यों ऐसा है हम आगे चल के प्रूफ कर देंगे, है ना। तो अभी आपको लिखना है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी, क्योंकि जो आपका नंबर ऑफ आयंस होंगे वो बढ़ जाएंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में भी जो आयंस होंगे वो बढ़ जाएंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे क्या हुआ, हायर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो जो इंट्रैक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे दो फैक्टर है, एक तो नंबर ऑफ आयंस भी है, आयंस के बढ़ने से जो करंट कैरिंग जो सब्सटेंस होंगे उनकी संख्या बढ़ गई, और अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो एक और प्रॉब्लम सी रहेगी कि जो आयंस होंगे पास पास आ जाएंगे। तो आयंस के पास पास आने की वजह से थोड़ा सा उनका जो आयनिक मोबिलिटी है वो चेंज होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे कि कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया तो कंडक्टिविटी 2 टाइम्स हो जाएगी, ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, फर्क तो पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी ऐसा हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो होगी के इलेक्ट्रोलाइट प्लस के वाटर,
है ना। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू के इलेक्ट्रोलाइट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। हालांकि वाटर की जो कंडक्टिविटी होगी वो काफ़ी कम होगी, क्यों? क्योंकि वाटर में जो H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इसका मतलब जो H+ और OH- के जो आयंस होंगे काफ़ी कम होंगे, तो इसलिए हम के वाटर को कई बार इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा अगर क्वेश्चन में के वाटर दे रखा है और के सॉल्यूशन दे रखा है और हम निकालना चाहते हैं, हमें यूज़ करना है के इलेक्ट्रोलाइट, तो हम क्या करेंगे? के सॉल्यूशन में से के वाटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा कि भाई ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो ये फॉर न्यूमेरिकल, तो आप ध्यान देना कि न्यूमेरिकल में ये चीज़ें यूज़ होंगी। अब बच्चों कंडक्टेंस एक्सटेंसिव नेचर का होता है, तो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया होगा कि दो सॉल्यूशन है और एक का अमाउंट 100 ml है और दूसरे का अमाउंट भी 100 ml है, और इसका कंडक्टेंस मान लीजिए x है और इसका कंडक्टेंस y है। आपने क्या किया? आपने इसका आधा अमाउंट लिया, 50 ml लिया, इसका भी कितना लिया? 50 ml लिया, और इन दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना लिया। अब बताइए कि यहाँ पे कंडक्टेंस क्या होगा, है ना। हो सकता है क्वेश्चन में आपको कंडक्टेंस ना दे रखा हो सकता है रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो अगर इसका रेजिस्टेंस दे रखा है तो कंडक्टेंस आपको आ जाएगा कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r के मेथड से। तो यहाँ का भी कंडक्टेंस आप निकाल लोगे अगर रेजिस्टेंस दिया होता। फिलहाल तो हमने कंडक्टेंस में बात की है। तो आप देखिए, आपने इसको आधा किया है तो आधा करोगे तो जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ का कंडक्टेंस आधा और यहाँ का भी कंडक्टेंस आधा। और जो कंडक्टेंस है एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टेंस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जब ए और बी को, सॉरी यहाँ पे y होगा y/2, जब ए और बी को मिक्स करोगे तो यहाँ का कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? x/2 प्लस y/2। तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल x प्लस y/2। क्लियर? अब हम कंडक्टिविटी के बारे में आगे चर्चा करते हैं कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, उसको देख लेते हैं एक बार। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? तो फॉर्मूला देखिए क्या है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है K इज इक्वल टू G इंटू L/A। यही फॉर्मूला है। तो जो L की यूनिट हो सकती है वो क्या होगी? या तो सेंटीमीटर या मीटर। एरिया की यूनिट क्या होगी? या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और जो G की यूनिट होगी वो क्या होगी? साइमन्स। तो जो यूनिट ऑफ K होगा वो क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ K हो जाएगा साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। अगर आपने लेंथ और एरिया मीटर में लिया तो फिर क्या लिख दोगे? साइमन्स मीटर इनवर्स, है ना। ये कौन सी यूनिट है? साइमन्स मीटर इनवर्स, ये है SI यूनिट। है ना। तो जेई में काफ़ी ज़्यादा SI यूनिट्स पे भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मोस्टली आपको SI में यूनिट, लेकिन जो एक्चुअल जनरल पर्पस में हम यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेल हम लेते हैं उतना बड़ा सेल नहीं होता है, तो जो लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में ही होंगे, मीटर में कोई सेल थोड़ी ना यूज़ होता है। तो हम ये वाली यूनिट ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूज्ड मोस्टली। और आप ये भी लिख सकते हो कि 1 साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना तो कैसे बोल सकते हो कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या लिख दोगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 1/100 होगा। तो जो 100 है वो ऊपर आ जाएगा, तो इसको आप बोल सकते हो 1 साइमन
पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स। तो कई दफ़ा ये भी यूज़ हो सकता है न्यूमेरिकल में, आपके कन्वर्जन में काम आ सकता है कि अगर आपको ये इस यूनिट में दे रखा है कंडक्टिविटी, तो आप इसको एसआई यूनिट में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। और जो कंडक्टिविटी अभी हमने बोला था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और हमने यहाँ पे लिखा था ना एक चीज़, क्या लिखी थी कि कंडक्टिविटी यहाँ पे लिखी थी, यहीं पे ये लिखा था ना ये पॉइंट, कि जो कंडक्टिविटी है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और ये भी लिखा था कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो जो कंडक्टिविटी हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो मतलब एक तरह से मैंने ये भी बोला था कि कंडक्टिविटी इज नथिंग बट कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। अब उस चीज़ को प्रूव करने का टाइम आ गया। तो अब ये क्या है उसको देखते हैं। अगर आप अभी फॉर्मूला क्या लिखा था अपन लोगों ने, K इज इक्वल टू, क्या लिखा था, K इज इक्वल टू G इंटू L अपॉन यही तो लिखा था। अब अगर आप L को 1 ले लो, है ना, 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 मीटर ले लो, चलो हम 1 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं, और A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे रहने वाला वॉल्यूम, इनके बीच में जो रहने वाला वॉल्यूम है यहाँ पे इतना, क्योंकि इन्हीं की वजह से कंडक्टेंस हो रहा है, क्योंकि इन्हीं के आयंस के मूवमेंट की वजह से ही कंडक्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम इतने इनके बीच वाले वॉल्यूम को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि ये, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो एक तरह का, मतलब जो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है, कंडक्टिविटी ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, बेसिकली कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम ये न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अगर आपको मीटर क्यूब में दे रखा है, एसआई यूनिट में बात कर रहे हो, तो आप मीटर क्यूब भी ले सकते हो, ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, और आप बोल सकते हो G इज इक्वल टू K फॉर, एक तरह से ये क्यूब ही हो गया ना, कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। G इज इक्वल टू K फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखनी है, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। मतलब अगर आपको वॉल्यूम पता है और आप कंडक्टिविटी जानते हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपको आ जाएगा क्या, कंडक्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंडक्टिविटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कंडक्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए हम जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसको कनेक्ट कर देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। किससे कनेक्ट कर देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। आपने अभी व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ा होगा क्योंकि अभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हुआ है। इसके बाद आपका तीसरा या चौथा चैप्टर में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आएगा, तो उस समय आप व्हीटस्टोन ब्रिज भी वहाँ पढ़ोगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस समय हमें ये पता चल जाएगा कि जिस समय वो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा होगा, जिस समय वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट बंद कर दे, उस समय पता चल जाएगा कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या है, बराबर। और मैं किन चीज़ों के रेशियो की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस के रेशियो की बात। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसका रेजिस्टेंस R1 है, तो मैं बोल दूंगा R1 अपॉन
फिजिक्स से आप इस चीज़ को करोगे, ये जस्ट इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये क्या सेटअप है। जेई ने अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखी हैं छोटी छोटी बातें। तो R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा अपन को? रेजिस्टेंस। क्या पता चल जाएगा? रेजिस्टेंस। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है रेजिस्टेंस is calculated using Wheatstone bridge। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लोगे, या फिर ये लिख दें G इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? कंडक्टेंस मिल जाएगा। है ना? और कंडक्टेंस मिलने के बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे K इज इक्वल टू G इंटू L/A, क्योंकि L तो हमें पता होगा, A भी पता होगा, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? कंडक्टिविटी। तो यहाँ से कंडक्टिविटी भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे इस सिचुएशन में हम यहाँ पे जो बैटरी लगाते हैं वो AC सोर्स लेते हैं। क्या लेते हैं? AC सोर्स। AC सोर्स क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर हमने DC लिया तो आपको पता है कि ये कैथोड बन जाएगा, एक एनोड बन जाएगा, और वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसका कंपोजिशन चेंज होगा। मान लीजिए कोई ऑक्सीडाइज हो गया, कोई रिड्यूस हो गया, तो उनके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो वो कंपोजिशन चेंज ना हो इसलिए हम DC सोर्स नहीं लेते हैं, AC सोर्स लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हम DC सोर्स लेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? AC सोर्स। तो AC सोर्स क्यों यूज़ किया जाता है? हियर we use AC source because DC changes composition of electrolytic solution। by इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब इसके बाद हम